हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोशून सर, द मोटिवेशनल कोच कम केमिस्ट्री टीचर। एक बात आई है, एक फरमान आया है किसी स्टूडेंट से कि सर, बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों को कैसे एक साथ निपटें, दोनों को निपटने की थ्योरी क्या होनी चाहिए। तो भाई एक बात हम बताते हैं कि कई लोग यूट्यूब में आपको मिलेंगे, कई आधा ज्ञानी पंडित होंगे जो ऐसे बोलते हैं कि बोर्ड की पढ़ाई तो आखिरी 5 महीने में कर लो, बाकी समय तुम कॉम्पिटिटिव में लगाओ। तो भाई एक बात हम ये भी बताएंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स हम बहुत देखे हैं अपने करियर में, खास कुछ कर नहीं पाते ना, बोर्ड ठीक से होता है ना कॉम्पिटिटिव तो छोड़ ही दो आप। यानी कि कह सकते हो कि पूरी के चक्कर में किसी भी तरह से रोटी को कमाते हैं। तो भाई एक बात हम साफ साफ बताना चाहेंगे सबको, बोर्ड एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको सेकेंडरी ट्रीट करना छोड़ो। हाँ, कॉम्पिटिटिव करना आपकी मतलब अ, वो है, इच्छा है, वो अलग बात है। वो तो क्रैक करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। बट एक बात हम ये भी बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव क्लियर करना उतना भी आसान नहीं जितना लोग सोचते हैं। हम लोग तो बोलते हैं डन, चलो हो जाएगा, पर उसको करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी तपस्या भी मतलब करना होता है, बहुत कुछ साधना होता है। तो खैर जो भी है वो अलग बात है। तो रहा सवाल बोर्ड का काम को निपटना, तो एक बात हम बताते हैं आपको। पहले प्रॉब्लम क्या बताता हूँ जो आप लोगों का होता है, कॉम्पिटिटिव मेन है, बोर्ड का सिलेबस उसमें आता है, इसमें ध्यान दो वो बन जाएगा। तो दोनों ही नहीं होते। तो अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है उसके बारे में कुछ बताते हैं। टिप नंबर 1, आप पहले ये मान लो कि दोनों एग्जाम अलग अलग हैं और दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। बोर्ड में दिखाया जाता है आपसे क्या बनता है, और कॉम्पिटिटिव में दिखाया जाता है आपसे क्या नहीं बनता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बोर्ड एग्जाम एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब दूसरा सवाल, भाई आप अभी पोस्ट कोविड पीरियड में यानी कि पोस्ट कोविड एरा में है। पहले प्री कोविड एरा में सिलेबस में अच्छा खासा मेल था। आजकल क्या हुआ है, अधिकतर केस में देखा गया कि बोर्ड अपना सिलेबस जो है उसको किसी भी तरह से रिड्यूस करा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, एक लेना है पेपर, दोनों के सिलेबस को लिखो और उनमें से कॉमन चैप्टर्स को ढूंढो, कौन कौन से चैप्टर्स कॉमन हैं। अब कॉमन चैप्टर्स को ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, ये कॉमन चैप्टर्स में पहले वर्कआउट करना है। उसके बाद आपको अगर देखना होगा कि कॉम्पिटिटिव के लिए एक्स्ट्रा क्या है, उसको बाद में देखेंगे। अब रहा सवाल की एक्सेप्शन है, हाँ भाई है। एक आध बोर्ड ऐसे भी है जिसके सिलेबस के एक आध चैप्टर कॉम्पिटिटिव से नहीं मिलता, तो उनके लिए फिर आपको अलग से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अब मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग प्लानिंग, किस तरह से प्लानिंग करना है, किस तरह से आपको एक रूटीन वे में चलना है और डिसिप्लिन कैसे मानना है। आप अगर मेरे कॉम्पिटिटिव वाले सीरीज के वीडियोस देखेंगे तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, उसी वीडियो का जो टॉपिक है उसके साथ इसको एक कोरलेली मान लो आप। तो अब देखो कैसे हम कॉमन चीज को निपटते हैं। एक बात तो साफ तय है आपको कि असर्शन रीजन एंड एमसीक्यू, ये दोनों आज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। और बोर्ड एग्जाम्स में भी आप देखोगे, चाहे आईसीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, सीबीएसई अगर बोलोगे तो इट इज़ बेटर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैं मानता हूँ, मेरा मानना है। एक तो एडवांटेज आता है एनसीईआरटी और दूसरा आता है क्वेश्चन पैटर्न। तो जो भी है, तो एमसीक्यू और आपका असर्शन रीजंस, इन दोनों को अगर मैं बढ़िया से प्रैक्टिस करता हूँ और हो सके तो केस बेस को भी, खास तौर से केस बेस अगर हमारे एसेशन रीजन वाले मिलते हैं खास करके उस पर, और उसके साथ एमसीक्यू वाला केस बेस, तो इस पे अगर थोड़ा सा ध्यान हम देते हैं, अब प्रैक्टिस जब करेंगे इनको तो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रैक्टिस कर लेंगे। एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करो, आप देखोगे कॉम्पिटिटिव का काम भी आपका बन गया और बोर्ड का काम भी बन गया। पहली बात। दूसरी बात क्या है, बोर्ड के चैप्टर्स के लिए ठीक जिस तरह से मैंने कॉम्पिटिटिव का बोला था उसी तरह से मैं सेम ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। बोर्ड का सिलेबस को लो। अब सामने आपका फेस्टिवल आ रहा है तो छुट्टियाँ मिलेंगी आपको। अभी 11th 12th के बच्चे अगर अब हो और बोर्ड भी बढ़िया करना है, कॉम्पिटिटिव में अच्छा खासा रैंक भी लाना है, और साथ ही साथ हमको एनआईटी में पढ़ना भी है, भाई सब कुछ करोगे तो थोड़ा त्यौहार छोड़ना पड़ेगा। सब एक साथ नहीं होता, कुछ खो के कुछ पाना पड़ता है। तो अब त्यौहार खोने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा दिन खो जाओ, ऐसी बात भी नहीं बोलूँगा। हाँ, सुबह का टाइम जो आप घूमते फिरते थे, शाम तक जो आप टहलते थे यहाँ वहाँ, उसको थोड़ा घटा दो भाई। रात को थोड़ा एंजॉय कर लो, थोड़ा खा पी लो,
जितनी मस्ती होती कर लो, वह उतनी मस्ती कर लो और आगे क्या बोलेंगे, इतना तो वही करना पड़ेगा आपको, इतनी जिम्मेदारी आपको लेनी है। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक जिसके बारे में बातचीत हो रही है, आपको करना क्या है, बोर्ड के सिलेबस को लो, स्मार्टली कागज में लिखो और देख लो 12th का पेपर में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, इस पर ध्यान दो। 11th में अभी बात करूंगा, मैं पहले 12th का बोलता हूँ और वीडियो थोड़ा लंबा होगा आज, ठीक है ना। तो आपने 10 ईयर्स के क्वेश्चंस लिए, बोर्ड के टॉपिक्स के मुताबिक यानी कि अनुसार क्वेश्चन देखें, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं उसको लिखे हैं। उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा स्क्रीनिंग, ये आप ब्लूप्रिंट बना लो, ठीक है ना। स्क्रीनिंग करोगे कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं, कौन एवरेज आते हैं, कौन एकदम ना के बराबर आते हैं। तो जो ना के बराबर आते हैं उसको तैयार करना है, क्योंकि अगर किस्मत खराब है तो वही टॉपिक्स आएंगे, और जो ज़्यादा बार आते हैं वो कॉमन टॉपिक्स है, वो तो करना आपको है ही। उसके बाद मिडिल वाला जो टॉपिक कुछ यहाँ कुछ वहाँ होता है ना, कभी आता है कभी नहीं आता है, उसमें देखेंगे फ्रीक्वेंसी किसकी कितनी है, उसके मुताबिक हम उसको बना लेंगे। तो मेरा बोर्ड का प्रोटोकॉल बन गया। अब रहा सवाल कि भाई सिलेबस तो दोनों का चलाना है। हाँ भाई, सिलेबस चलाना है, बोर्ड के सिलेबस का थोड़ा सा मतलब बढ़ोतरी वाला वर्जन के कॉम्पिटिटिव है। तो आपने जो रूटीन बनाए हो कॉम्पिटिटिव के लिए, उसमें रिवीजन का जो टाइम आप दिए हो उसमें से कुछ टाइम आप बोर्ड के लिए रख लो। उस टाइम खाली बोर्ड के लिए जो काम है वही होगा, और ये टाइम को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। एकदम सिंसियर बन जाओ और वो टाइम बोर्ड के लिए लगाओ। अब 11 का कोई बच्चा अगर है वो बोलेगा सर मैं क्या करूँगा, मैं तो 11 का स्टूडेंट हूँ, मेरा बचने का रास्ता क्या है। तो बाबू, आपको बचने का रास्ता अगर आप बोलोगे तो मैं करीबन 7 चैप्टर्स का नाम बोलूँगा, उनमें से खास करके 5 चैप्टर्स आप बढ़िया से करो, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। क्या क्या चैप्टर करोगे, चैप्टर नंबर 1 तो बढ़िया से बना लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी आएगा, बोर्ड में तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको पता है। मतलब क्लास 11 का टीचर जो भी है, मास्टर स्कूल का जो भी है, वो क्वेश्चन देंगे, न्यूमेरिकल बनाने देंगे, तो उसमें कोई छोड़ना वोड़ना नहीं है, कुछ उल्टा अनाप शनाप कुछ करना नहीं है, ठीक है, बन गया। अब चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, इसको तो जितनी बढ़िया से हो सके उतनी बढ़िया से करो। 3rd चैप्टर अगर आप बोलोगे मेरी दृष्टिकोण से, वो बनता है केमिकल बॉन्डिंग। इसको बढ़िया से करना है, एकदम समझ के करना है, और हो सके तो आपका जो कोई गाइड या जो कोई है, अगर कोई मान लो टीचर है, उनके एकदम मतलब उनके साथ पूरा लपेट के पढ़ो उसको बढ़िया से। पुलिस मार्किंग करके पढ़ना चाहिए, पुलिस मार्किंग शुड बी देयर। कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसको करना है। क्योंकि भाई सीधी बात है, यहाँ से नहीं बोल के बात नहीं है, इसको बढ़िया से करोगे 12th तो अच्छा होगा ही, और बोर्ड तो यानी कि बोर्ड अच्छा हो गया, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव में हमको थोड़ा सा एज भी मिलेगा, ठीक है। चौथा चैप्टर अगर आप बोलोगे, चौथा नहीं मतलब चौथा पांचवा जो वो ऑर्गेनिक का दोनों चैप्टर्स बढ़िया से करना है, इसमें कोई मतलब दुविधा मत रखो, इसको रगड़ के पढ़ना है और समझ के करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब इसको छोड़ के अगर आप बोलोगे एक्स्ट्रा चैप्टर्स, तो बोर्ड का सिलेबस को छोड़ के जनरली हम देखे हैं आपका मतलब बोर्ड की भी अगर हम बात करें, थोड़ा हल्का इंपॉर्टेंस का भी है इक्विलिब्रियम, उसको थोड़ा सा सीख लो, वो काम आएगा। एसिड बेस का काम आएगा बहुत सारा, उसमें एसिड बेस वाली बहुत सारी चीज़ें काम में आती है। खास करके अगर बोलोगे तो आपका पीके वैल्यू, फिर के वैल्यूज़ जो होंगे, पीके बीके भी वैल्यूज़ जो होंगी, मतलब एमीन्स के लिए और आपका उसके लिए क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बहुत काम आएंगे। तो नेचुरली उसको करना है बढ़िया से। और इसके बाद जो पढ़ा रहा वो क्या है हमारा गैस वाला चैप्टर, सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर, इसको भी थोड़ा देख लेंगे टाइम के हिसाब से। मतलब वही मैंने जो बोला, मतलब बोर्ड का सिलेबस करने के बाद कॉम्पिटिटिव के साथ जब करेंगे तो कर लेंगे। तो ये चैप्टर्स जो हम बोले हैं क्लास 11 में, इसको तो आप एकदम गर्दा पढ़ो। और दूसरी बात जो है, इफ़ एनीबॉडी इज टेलिंग यू द एनसीईआरटी तो फालतू किताब है, छोटी किताब है, नहीं सुनते हैं हम यूट्यूब में यहाँ वहाँ सुनते रहते हैं, पतली किताब है, एक मैटर नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। स्टॉप दोज थिंग्स, अफवाह छोड़ो। एनसीईआरटी इज रिटन बाई एजुकेशनिस्ट। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी लिखना कोई मामूली बात नहीं है, जो लिखे हैं बहुत कुछ लिखे हैं। एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, बोर्ड एग्ज़ाम तो बढ़िया होगा ही, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीना ठोक के कहता हूँ 35% क्वेश्चन कॉमन आएंगे। चाहे आप एनटीए का कोई एग्ज़ाम में बैठो,
चाहे आप सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठो, चाहे आप आईआईटी के एग्ज़ाम में बैठो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम में बैठो, 35% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आपको हम दिखा देंगे। हम अब लेके आओ कहीं क्वेश्चन में दिखा दूंगा आपको, कैसे कॉमन नहीं आता दिखा दूंगा, वो मेरा पार्ट है। अगर कोई मेरे से आर्ग्यूमेंट करेगा तो सो एनसीईआरटी पढ़ना है। और एक काम कर सकते हो इसके साथ साथ, ऑब्जेक्टिव के कुछ अच्छी खासी बुक्स आते हैं मार्केट में, अभी सामने दिवाली के बाद ही शायद निकलेंगे। यू बाई दोज बुक्स एंड प्रैक्टिस द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आपका दोनों काम एक साथ बनेगा। और फिर से कह रहा हूँ, बोर्ड के लिए क्या करना है फिर हमको अलग जो रूटीन के बारे में मैंने बोला था कॉम्पिटिटिव के टाइम पे, उसी में ही थोड़ा सा मतलब रिवीजन वाला टाइम आपको थोड़ा कटौती करना है, खाली बोर्ड वाला ट्रीटमेंट के लिए। बाकी समय तो सब कुछ पढ़ रहे हो आप, है ना। और अगर आप ये बोलोगे कि मैं तो इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, वो तो ये चैप्टर कराता है, मेरा स्कूल में ये चलता है, तो अधिकतर केस में भाई स्कूल में एक चलता है। अगर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ोगे वहाँ भी कुछ और ही चलेगा। तो इसको लेके भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं एक सोल्यूशन देता हूँ। स्कूल आप अगर जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं जाते हो तो इसके बारे में हम क्या ही बोले, क्योंकि स्कूल अगर आप जाओगे, चैप्टर्स तो की कुछ डिस्कशंस होती है, तो टीचर वहाँ पे जो बोलते हैं जो लिखते हैं उसको अगर आप लिखोगे तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट जैसा बन जाता है। अगर आप नहीं जाते हो तो ये काम आप मैनेज करो कैसे भी, मतलब आपको कोई अच्छा दोस्त तो होंगे जो जाते होंगे, उनसे ले लो, तो थोड़ा सा यह काम बन गया। और आपको दोनों काम अगर तालमेल से करना पड़ेगा, फिर से कह रहा हूँ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ज़्यादा, और थोड़ा सा टाइम है बोर्ड के लिए आपको रखना पड़ेगा रूटीन में। और एनसीईआरटी तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बोर्ड का काम अगर है तो एनसीईआरटी, और बोर्ड का काम है तो वो 10 ईयर्स वाले क्वेश्चंस जो मैंने बोला टॉपिक वाइज एकदम हंटिंग करके पढ़ो। और न्यूमेरिकल के लिए एक अच्छा बुक ले लो, बुक्स का नाम अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा अगले दिन, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक बढ़िया सा बुक ले लो, इस तरह से पढ़ो। और मैं वीडियोस तो मैं निकालूंगा जब टाइम मिलेगा, तो फिलहाल मैं पीरियड टेबल का इंट्रोडक्शन दिया हूँ, तो कल तो मेरा नहीं हो सकता, कल मैं पूरा बिजी हूँ, तो मैं परसों को एक वीडियो में दूंगा, परसों को एक वीडियो में देने वाला हूँ रिगार्डिंग आपका पीरियड टेबल का, खास करके डोब्रेनर और न्यूलैंड के बारे में। तो आप देख लेना आपको कैसा लगेगा। मेरे यकीनन आपको कोई तकलीफ होगी नहीं मेरे हिसाब से। तो उसके बाद हम धीरे धीरे उसको करेंगे। तो इसके बाद हम ऑर्गेनिक को भी शुरू करेंगे एक एक करके, है ना। और अच्छा, और एक बात हम बता देते हैं आपको कि आईसीएसई बोर्ड के कोई स्टूडेंट अगर हो तो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट द रिटन नोट्स। तो रिटन नोट वाला पार्ट मेरा बना हुआ है, हैंड रिटन पार्ट है। तो इफ़ यू वांट आई कैन हेल्प यू इन दैट, नंबर 1। और ख़ास करके कॉम्पिटिटिव की अगर बात है और बोर्ड की बात है, इसमें हम और वीडियोस निकाल लेंगे, हाउ टू रन बोथ द एग्जाम्स टुगेदर। तो उसको देखते जाओ, और कोई प्रॉब्लम अगर होता है डू मेंशन इन द कमेंट्स, उसके हिसाब से हम और वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कोई दिन, तब तक गुड नाइट, जय माँ भारती।